प्यारे छात्रों, आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आए हैं SPLD स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से। आज हम आपको बताएंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था अपवर्तन के कैसे होते हैं, अपवर्तन का क्या नियम है। आज अपवर्तन का कारण आपको बता रहे हैं। देखिए, अपवर्तन का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना होता है। जैसे जिस माध्यम पे आप जाएंगे वहाँ पे प्रकाश की चाल अलग अलग ढंग से होती है। तो अपवर्तन का सबसे बड़ा कारण यही होता है। मान लेते हैं कि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल को अगर हम V1 मान लें और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को हम V2 मान लें, और हम मान लें कि आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है, तो स्नेल के नियम से आप जानते हैं कि 1n2 बराबर साइन I बटे साइन R होता है, और 1n2 बराबर V1 बटे V2, मतलब पहले माध्यम का वेग दूसरे माध्यम का वेग। दो इक्वेशन बने, तो यहाँ पे देखिए दोनों में बाएं पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब दाहिने पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो साइन I बटे साइन R बराबर V1 बटे V2 होता है। ये अपवर्तन का विशेष कारण है। उसके बाद कुछ स्थितियाँ आती हैं, अलग अलग आती हैं। जैसे कि मान लीजिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस स्थिति में जो है V1 जो है V2 से बड़ा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन I बड़ा होगा साइन R से। जब ये V1 V2 से बड़ा होगा, चूँकि बराबर का चिन्ह है इसलिए साइन I साइन R से बड़ा होगा। उस कंडीशन पे आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक होता है और प्रकाश की जो किरण है दूसरे माध्यम में अभिलंब की ओर झुककर चलती है। दूसरी बात आपको बता दूं, स्थिति नंबर 2 की बात अगर हम करें तो स्थिति नंबर 2 में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। सघन का मतलब होता है घना घना। आप वैसे भी जैसे मान लीजिए घने हुए क्षेत्र से जा रहे हैं, आप बाइक से जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, और अगर आप विरल माध्यम पा जाते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक वही बात यहाँ कह रहा है कि विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल सघन माध्यम की प्रकाश की चाल से कम, देखिए साफ साफ कह रहा है। देखिए एक बार यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम एवं विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो जाती है, यानी V1 इज लेस दैन V2। उस कंडीशन पे साइन I का मान साइन R से कम होगा तो आपतन कोण जो है आपका अपवर्तन कोण से कम होगा, I इज स्मॉल दैन R। इस स्थिति में प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट के चली जाती है। तो दो बात निकल के आई कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। दूसरी बात, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये इसके बाद प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो प्रवेश करती है, और यदि उसके मार्ग को, जैसे हम यहाँ देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, इधर आ रही है, अगर इसके मार्ग को हम यहाँ पे एक दर्पण रख के उल्टा कर दें तो उसी दिशा पे वो वापस लौटने लगती है। तो मतलब कहने का कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग को उलट देने पर वह जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। आप देखो ये इधर से आ रही है, इधर जा रही है, लेकिन यहाँ दर्पण हमने रख दिया कांच का, तो यहाँ से वापस उसी माध्यम में वापस ये देखिए लौटना शुरू कर देती है। तो इसी को हम उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग को उलट देने पर वह जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसे हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। पार्श्विक विस्थापन भी परीक्षा में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो
पार्श्विक विस्थापन का मतलब आपको बता दूं कि देखिए, जब कोई प्रकाश किरण समांतर फलकों वाले माध्यम से अपवर्तित होती है तो जो निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है। निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है। इस स्थिति में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को प्रकाश किरण का पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्रांतिक कोण की बात करते हैं। तो आप लोग इसको 10th में पढ़ भी चुके हैं कि क्रांतिक कोण किससे कहते हैं। क्रिटिकल एंगल इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये है कि सघन माध्यम के उस आपतन कोण को जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश के बराबर होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम के उस आपतन कोण को जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश के बराबर होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे हम IC से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। बहुत क्लियर बात सुनिए, जब कोई, देखिए साफ साफ लिखा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त है कि पहली शर्त तो यह है कि प्रकाश किरण को सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरी बात, आपतन कोण के मान को माध्यम के जोड़े के क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये दो विशेष शर्तें हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। इसके बाद बात करते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। 10th क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है, मारीचिका। देखिए क्या होता है, गर्मियों में पृथ्वी की सतह बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, किंतु जो ऊपरी परत होती है वो अपेक्षाकृत कम गर्म होती है। इससे स्पष्ट है कि नीचे की वायु की परतें विरल माध्यम की तरह तथा ऊपर की वायु की परत जो होती है वो सघन माध्यम के बाद व्यवहार करने लगती है। किसी पेड़ के जब शिखर से आने वाली प्रकाश किरणें क्रमशः सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती जाती है और एक ऐसी स्थिति आती है जबकि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और जिसके फलस्वरूप पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि जो किरणें होती हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने लग जाती हैं और अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। जब ये किरणें किसी प्रेक्षक की आँख में पड़ती है, प्रवेश करती है, तो उस दिशा में आती हुई प्रतीत होती है जिस दिशा से आँख में प्रवेश करती है, अतः पेड़ हमें उल्टा दिखाई पड़ने लगता है। लास्ट बात करते हैं हम आज की कि प्रकाशिक तंतु क्या होता है। देखिए, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या लंबी दूरी तक भेजा जाता है। अगर हम इसकी कार्यविधि की बात करें तो इसके क्रोड में व्यास का बहुत कम होता है, अतः इसके अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। बहुत विशेष बात है कि इसमें जो प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं उनमें आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, जिससे प्रकाशिक तत्व के अंदर इन किरणों का बार बार आंतरिक परावर्तन होता है और अंत में सभी किरणें प्रकाशिक तंतु के दूसरे सिरों से उसी तीव्रता के साथ बाहर निकल जाती हैं। रही बात इसकी यूज़ की, तो इसका उपयोग दूर संचार के सिग्नलों को भेजने के लिए किया जाता है और इसका सबसे बड़ा उपयोग यही है। तो इस तरह से आज यहीं तक अभी ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले में हम आपको एक नए चैप्टर के साथ, हालांकि किरण प्रकाश की ही है, हम आपको बात करेंगे लेंस से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप हमारे SSM एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और
कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं। एक बेल आइकन आएगा, उसको ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो बने तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। थैंक यू।